बीमारी होती है, हेड ऑफ की बीमारी होती है, उसका प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे पहले इसकी स्क्रीनिंग, दैट इज अर्ली डिटेक्शन, हम जब उसको पहले ही पकड़ लेते हैं तो उसका मैनेजमेंट करना उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के मन में एक डर रहता है कि स्पाइन सर्जरी में रिस्क रहते हैं, पैरालिसिस के रिस्क रहते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कोलियोसिस जैसी सर्जरी भी हम काफ़ी सेफ बना देते हैं। उसका कारण है कि हम उसको एक प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एक्सपर्ट एनेस्थीसिया टीम, एक्सपर्ट स्पाइन टीम एंड एक्सपर्ट पोस्ट ऑफ आईसीयू क्रिटिकल टीम, ये हमारे सारे तैयार होते हैं जिससे सर्जरी को बहुत सेफ बनाते हैं। इंट्राऑपरेटिवली हम सर्जरी कर रहे होते हैं प्लानिंग के बाद भी, उसको सेफ बनाने के लिए भी हमारे पास अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि नेविगेशन, जो कि हमें पूरी एनाटॉमी, रीढ़ की एनाटॉमी को समझने में बहुत हेल्प करती है। स्क्रू मिसप्लेसमेंट सबको ही मिनिमम रिस्क कर देती है, मिनिमम एरर्स कर देती है। एंड इसी प्रकार न्यूरो मॉनिटरिंग, जब हम सर्जरी कर रहे हैं, जो डर रहता है स्पाइनल नर्व इंजरीज का, उसका भी इंसिडेंस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इंट्राऑपरेटिव सर्जरी के दौरान हम हर नर्व को साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस कारण से स्कोलियोसिस सर्जरी बहुत ही सेफ हो जाती है। कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स, जैसा कि डॉक्टर मोहित ने बताया कि हम सर्जरी को कैसे सेफ बनाते हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्कोलियोसिस में सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कभी ये देखते हैं कि स्कोलियोसिस तेज़ी से बढ़ रहा है या पेशेंट की एज ऐसी है कि जिसमें अगर सर्जरी की ज़रूरत और पेशेंट नहीं कराता है, तो ना कराने से क्या दिक्कतें होती हैं। तो इसमें अगर हम इन दिक्कतों की बात करें तो जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाता है, एक तो बच्चे का या उस इंसान का पोस्चर टेढ़ा होता जाता है, जो अपने आप में कॉस्मेटिक कंसर्न भी रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों में पोस्चर टेढ़े होने की वजह से उनको फिर सोशली एक्सेप्टेंस में दिक्कत आने लगती है। तो वो एक कारण रहता है अगर टाइमली स्कोलियोसिस को हम ठीक ना करें। या दूसरा, अगर स्कोलियोसिस बहुत बढ़ जाता है तो फिर फेफड़े दबने लगते हैं, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत, दौड़ने में दिक्कत, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। या फिर अगर स्कोलियोसिस एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो पेट के ऑर्गन्स दबने लगते हैं, जिससे कि बच्चे को खाने में दिक्कत होती है, बार बार उल्टी आना या इनडाइजेशन रहता है। इसी तरह से अगर कर्व एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो अंदर जो स्पाइन की नसें जारी होती हैं वो भी दबने लग जाती हैं। वो दबने की वजह से पैरों में कमजोरी आना या सुनपन होना, मोशन यूनिट में दिक्कतें होना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर हम स्कोलियोसिस को इग्नोर करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम ढीले कपड़े पहन लें और सर्जरी ना कराएं, तो वो कोई सही तरीका नहीं है। भले ही छोटा स्कोलियोसिस हो, अपने डॉक्टर से मिले, रेगुलर फॉलोअप में रहे। जरूरी नहीं कि सबको सर्जरी की जरूरत हो, ज़्यादातर केसेस तो एक्सरसाइजेस से ब्रेन ठीक हो जाते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी हेड करता हूँ। स्कोलियोसिस मेरा पैशन है। स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे और स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ क्यों मनाया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी, हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट हर साल ये स्कोलियोसिस अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं और आप लोग आते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। आपको जानकर ताजुब होगा कि अमेरिका में पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट 30-40 साल से स्कोलियोसिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं। उसमें जो बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको एवरी 6 मंथ जो स्कूल के टीचर हैं वो स्क्रीन करते हैं, उनको आगे झुकने को बोलते हैं। अगर उनको लगता है कि कुबड़ निकला हुआ है, कुबड़ का मतलब होता है कि जो हमारी पसलियाँ हैं वो एक तरफ ऊंची हो गई हैं, तो पीछे आप देखेंगे कि हमारे, अगर हम किसी बच्चे को आगे झुकने को बोले तो पीछे से जब रिब्स देखते हैं तो दोनों बराबर दिखती हैं। अगर एक तरफ ऊंचा दिखता है, जिसका बोलते हैं रिब हम या कुबड़ हिंदी में बोला जाता है, तो इसका मतलब उस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है और उस बच्चे को इमीडिएटली स्पाइन स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे मेरे कोलीग डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर मोहित ने बताया कि स्कोलियोसिस सर्जरी जितनी जल्दी की जाए उतनी ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि स्पाइन जब टेढ़ी हो जाती है तो उसमें स्क्रू डालना उतना मुश्किल होता जाता है। लेकिन हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बट इवन देन जितना हम जल्दी उसको पकड़ लें, जब तक उसके फेफड़े इफेक्ट ना हो, जब तक आंतरियाँ इफेक्ट ना हो, तो सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ रहती है। और काफ़ी बच्चों को ऑलमोस्ट देखो 2 से, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें अमेरिकन डाटा के अकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन को स्कोलियोसिस है। लेकिन सबको जरूरत नहीं पड़ती सर्जरी की, सिर्फ 0.1% से, स्कोलियोसिस में 0.1% से कम लोगों को पड़ती है। अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो हम उसको एक्सरसाइज और ब्रेसेस देके भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस मंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। इसके लिए स्पाइन जो स्कोलियोसिस सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत प्रमोट करती हैं अपना सोशल मीडिया पे, टीवी पे, ताकि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो जल्द से जल्द बच्चों में स्कोलियोसिस को पकड़ सकें, कुबड़ को पकड़ सकें और स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास लेके आ सकें, ताकि उसका इलाज सेफली किया जा सके। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ मैं,
मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम ने बताया है, आज हम इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक नॉर्मल पोजीशन होती है। अगर वो नॉर्मल पोजीशन से डिविएशन होता है, हट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, पीछे की तरफ झुक जाती है, ये बंदा सामने की तरफ झुक जाता है, हड्डी पीछे की तरफ जाती है, तो ये सब स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं। मैं हाथ विद आर्टिमिस, मैं जितने भी लोगों को यहाँ लेके आया हूँ, सबसे बेस्ट डॉक्टर, सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट केयर, और जो भी पेशेंट यहाँ से जाता है इतना खुश होकर जाता है कि हर जगह रिकमेंड करता है, क्योंकि आर्टिमिस NCR दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, नॉट ओनली हॉस्पिटल बट द मोस्ट स्किल्ड डॉक्टर्स, जैसे दिल से उनकी केयर करते हैं, तो पेशेंट 100% ठीक होकर जाता है और कहता है कि वाह। चौधरी है, मैं झारखंड बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरी स्कॉलेज मतलब रीड की टेढ़ी हो गई थी, जो मैं यूट्यूब में देखे डॉक्टर हिमांशु त्यागी को, तो दिल्ली आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव, तो यूट्यूब में देख के आए हैं यहाँ। तो स्कॉलेज मेरा भी बिल्कुल सीधी हो गई, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी थोड़ी बहुत एकदम बिल्कुल अभी सीधी है और फिट भी हो गया। स्पाइन सर्जरी में 13 साल में हो गया। मेरा नाम पिंटू है, हम मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। अक्षिता त्यागी है, तो इसको जब ये 6-7 साल की थी तो ये गिर गई थी। गिरने पे इसको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा देखने में कि इसका एक तरह को टेढ़ा हो गया है, तो वही सब चलता रहा 2-3 साल तक। थोड़ा और ज़्यादा लगने लगा, वो पैर में जिसको आने लगा, तो फिर हमने वहीं पे डॉक्टर को दिखाया मेरठ में। उन्होंने बताया कि इसकी जो हड्डी है ये टेढ़ी हो गई है, और ये जब 14 साल की हो जाएगी इसकी तब सर्जरी होगी। तो ऐसी टाइम बीतता गया, ये 10-11 साल की होगी, तो इसको फिर ये इसकी रीढ़ में भी दिखने लगा, वो एक तरफ को टेढ़ा होने लगा ऊपर की तरफ। तो फिर हमने दोबारा डॉक्टर को दिखाया वहीं मेरठ में। तो उन्होंने बोला कि अभी इसको बात करी कि पैर में दर्द है, ये है, वो है, सारी चीज़ें डायग्नोस किया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसी रहने दो, अभी 14 साल की जब ये हो जाएगी तब इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन इसको प्रॉब्लम होने लगी थी, इसको चलने में भी होने लगी थी, और इसको झुकने में, इसको ये सीधी लेट भी नहीं पाती थी, क्योंकि कर्व जो है वो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर हम एक डॉक्टर और थे, उनको मिले, तो उन्होंने फिर MRI कराया, उन्होंने बताया सब कि ये स्कोलाइसिस होता है, और सारी चीज़ें बताई, उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि आप एम्स में चले जाओ। तो फिर हम एम्स में गए, वहाँ सुबह ही पहुँच गए 6 बजे, पूरा दिन शाम तक ऐसे ही बिताया वहाँ पे। कुछ नंबर आया हमारा 3 बजे, फिर उन्होंने देखा, डायग्नोस किया, उन्होंने फिर जांचें वगैरह लिख दी और कहा कि आप जो है 1 महीने बाद फिर आना। तो फिर हम जब शाम को वापस आए तो हम सर्च कर रहे थे इसके बारे में, क्या कैसा होता है। उसी दिन पता चला था सारी चीज़ें वहाँ पे जाकर। तो हमें डॉक्टर हिमांशु त्यागी और डॉक्टर हितेश गर्ग का एक इंटरव्यू आया था, इसी तरह का कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हमने सुना, देखा, तो फिर थोड़ा सा लगा कि भाई नॉलेज हुई इसके बारे में। फिर हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर साहब से मिले, लेकिन उससे पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ऑपरेशन की बात जब आती थी तो कहते थे कि भाई स्पाइन को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो ये समझ लो कि अगर स्पाइन को छेड़ दिया तो बस ज़िंदगी खराब ही है, कि बेकार हो जाएगा, शरीर काम ही नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसे नहीं करोगे तो भी इसकी ज़िंदगी खराब ही है, क्योंकि इसको ब्रीदिंग में भी दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में भी इसको दिक्कत आ रही थी।